हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड में कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे पढ़े थे। हमने पढ़ा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 3 एलिमेंट्स थे: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसके बाद हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी नाम का एक कंपोनेंट था, उसके बाद इंटरेस्ट था, उसके बाद प्रॉफिट था एंड लास्ट में मिक्स्ड इनकम भी था। तो ये 5 कंपोनेंट हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। डिटेल में मैंने आपको इनके बारे में जो है बताया था। उसके बाद हमने यहाँ पे इनकम मेथड से रिलेटेड स्टेप्स पढ़े थे कि भाई इनकम मेथड में जो नेशनल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि भाई इनकम मेथड में सबसे पहले ये जो 5 कंपोनेंट हमने पढ़े थे, इन 5 कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे इनको। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, जब ये पांचों चीजें मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं हम एनडीपी एट एफसी को। और उसमें अगर मैं एनएफआईए ऐड कर दूंगा, एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये सब बातें हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में जो है डिस्कस की हुई हैं। तो एनएफआईए ऐड करने से हमारे पास नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी डिस्कशन के अंदर हमने ऑपरेटिंग सरप्लस नाम का एक कॉन्सेप्ट समझा था। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आएगा? तो भाई आपको यहाँ पे डायग्राम में मैंने अच्छे से जो है समझाने की कोशिश की थी कि रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट अगर मैं कर दूंगा, मतलब इन 3 चीजों को सिर्फ मुझे ऐड करना है, रेंट एंड रॉयल्टी, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा और फिर आएगा प्रॉफिट। बस ये 3 चीजें मुझे जोड़नी है और मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब भाई आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हमारे पास इनकम मेथड में ना प्रिकॉशंस रह गई थी। ठीक है, तो बस थ्योरेटिकली यही चीज रह गई है, बाकी सब हो चुका है और ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में ही इनकम मेथड से रिलेटेड। अब आपको याद होगा वैल्यू एडेड मेथड में भी हमने प्रिकॉशंस पढ़ी थी। प्रिकॉशंस माने सावधानियां, मतलब क्वेश्चन करते टाइम क्या क्या चीजें मुझे जो है उनके सावधानियां बरतनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स हमारे पास हैं जो कि हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, इनकम मेथड के अनुसार अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है ट्रांसफर इनकम्स। तो भाई एक बार रीड करते हैं, सिंपल रीडिंग देंगे पॉइंट नंबर 1 को और फिर उसको डिटेल में समझेंगे। तो देखो भाई, ट्रांसफर इनकम्स ब्रैकेट में लिखा है लाइक स्कॉलरशिप्स, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा are not included in national income because such receipts are not connected with any productive activity and there is no value addition। अब भाई सबसे पहली बात, ये ट्रांसफर इनकम क्या होता था? आपको याद होगा कि हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आपको याद होगा। ठीक है, हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर। नेशनल इनकम यूनिट का जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से जो था, तो यहाँ पे हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस पढ़ा था और आपको अच्छे से दिख रहा होगा ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या था। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर इनकम का मतलब। अब देखो भाई ट्रांसफर इनकम का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। भाई मतलब हमने जो है इनकम तो कमा ली लेकिन बदले में कुछ दिया नहीं है, मतलब फ्री फंड की इनकम, मतलब यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है ये, वन साइडेड इनकम। ठीक है, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पॉकेट मनी दे दी। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना यहाँ पे, जैसे पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिल गई तो हम पेरेंट्स को कुछ देते थोड़ी ना। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जो है हमसे टैक्सेस लेती है तो बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ पे थोड़ी ना करती है। तो गवर्नमेंट के लिए ये जो टैक्सेस गवर्नमेंट को मिल रही है कैसी इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। ऐसे ही गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है तो हमें गवर्नमेंट से इनकम रिसीव हो रही होती है, बदले में हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते। तो सब्सिडीज हमारे लिए जो है वो ट्रांसफर इनकम है, गवर्नमेंट का खर्चा है, हमारे लिए इनकम है। ऐसे ही स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो ये बच्चे बदले में कुछ पे थोड़ी ना करते हैं, स्कॉलरशिप का पैसा इनको मिल जाता है या स्कॉलरशिप में इनको जो है हायर स्टडीज दूसरे देशों में जाने को भी मौका मिल जाता है कभी कभार। तो ये सब फ्री फंड में इनको मिलता है भाई, बदले में कुछ देना नहीं पड़ता। तो ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन नाम से भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था भाई। ओल्ड एज पेंशन जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ओल्ड एज पेंशन भी मिलती है। ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब भाई क्या होता है? बेरोजगारी भत्ता।
तो जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको भी गवर्नमेंट कभी कभार जो है बेरोजगारी भत्ता भी देती है, ठीक है, जब इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब हो उस केस में ऐसा होगा। आगे पॉकेट मनी है, ठीक है, अगर पेरेंट्स से मुझे पॉकेट मनी रिसीव हो रही है तो उसके बदले में मैं कुछ पे नहीं करता पेरेंट्स को, ठीक है, वन साइडेड इनकम है ये, ठीक है, वन साइडेड जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर इनकम्स होती है हमारी। जबकि इसके साथ हमने फैक्टर इनकम्स भी पढ़ी थी, और फैक्टर इनकम में क्या होता है, फैक्टर इनकम में ना हम बदले में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं तब जाके हमें इनकम होती है, ठीक है, मतलब हम बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रोवाइड करते हैं तब जाके हमें इनकम जो है वो रिसीव होती है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, मतलब बदले में हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम बदले में। तो ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम की बातें आपको समझ में आ गई होंगी जो हमने पढ़ी थी। अब दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं भाई, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ना जब इनकम मेथड के थ्रू आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सीधी सी बात है, ये जो वन साइडेड इनकम्स है ये सारी की सारी जो भी ट्रांसफर इनकम्स होती हैं, ठीक है, जहां पे बदले में हमें कुछ पे नहीं करना बट हमें इनकम हो रही है, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, डोनेशन हो गई, चैरिटी हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, ठीक है, तो मतलब ये सारी जो चीजें हैं यहां पे आपको इनकम तो रिसीव हो रही है बट आप बदले में कुछ दे नहीं रही, तो ये आपकी ट्रांसफर इनकम है। और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना क्योंकि भाई बदले में कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही इस वजह से, ठीक है। देखो रीजन भी लिखा है यहाँ पे रीजन क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज सच रिसिप्ट्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। भाई ये जो रिसिप्ट्स हैं, ये जो पैसा हमें मिल रहा है, ये किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड थोड़ी ना है। हमने कोई प्रोडक्शन वाली सर्विसेज तो दी नहीं है किसी को, हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज तो प्रोवाइड की नहीं है किसी को, तो मतलब फ्री फंड में हमें एक तरीके से जो है ये पैसा मिल रहा है, तो इसको हमें जो है इनकम मेथड के थ्रू जब हम कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम की तो वहां पे हम इसका एडिशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो भाई क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। भाई मैंने सेकंड हैंड गुड्स बेचे और मुझे उससे इनकम हुई तो वो मैं यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी पढ़ा था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड की जो प्रिकॉशंस हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। तो वही सेम बात यहाँ पे बोली है, ठीक है, जो हमने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ी थी। यहाँ पे हमने बोल्ड अक्षरों में एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि भाई जो कमीशन या ब्रोकरेज होगी ना इस सेकंड हैंड गुड्स की सेल से रिलेटेड, उसको इंक्लूड करना होता था। तो यही सेम बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इनकम मेथड में भी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेम बात, सेम टू सेम बात आपको इनकम मेथड में दिखेगी। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो भाई, ये आ गए हम सेकंड पॉइंट पे। तो देखो भाई, सेम टू सेम पॉइंट है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज देयर ओरिजिनल सेल हैज ऑलरेडी बीन काउंटेड। मतलब सेम वही बात जो हमने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ी थी। इफ दे आर इंक्लूडेड अगेन इट वुड लीड टू डबल काउंटिंग। भाई अगर हमने दोबारा ऐड कर दिया तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। लेकिन फिर बोल्ड अक्षरों में वही वाली बात दोबारा से लिख दी कि भाई हाउ एवर एनी ब्रोकरेज और कमीशन रिसीव्ड बाय ब्रोकर्स और कमीशन एजेंट ऑन सेल ऑफ सच गुड्स विल बी इंक्लूडेड एज इट इज एन इनकम रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है। तो सेम टू सेम वैल्यू एडेड मेथड का जो पॉइंट 2 था वही पॉइंट 2 यहां पे कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। तो सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज जो है उसको इंक्लूड नहीं करना, लेकिन हाँ सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज से रिलेटेड अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे की गई है तो वो जरूर इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। थर्ड पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। भाई अगर मैं शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बेचता हूं ना तो उसको मुझे इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम में। अब भाई ऐसा क्यों है? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो होते हैं ना ये गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट नहीं होते, इनको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं माना जाता, ठीक है। तो मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट नहीं होते, ये सिर्फ एक पेपर क्लेम होता है, पेपर होता है, ठीक है। मतलब जो शेयर्स होते हैं ना वो एक सिर्फ कागज होता है ये, ठीक है, एक सर्टिफिकेट होता है सिर्फ ये, जो कि शेयर होल्डर को कंपनी के द्वारा मिल जाता है। तो ये सिर्फ कागज होता है, ये कोई गुड्स नहीं है, ठीक है। जबकि हम तो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को पढ़ रहे हैं ना नेशनल इनकम में, तो इसका मतलब यहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह जो है ये तो सिर्फ पेपर वर्क होता है, ये तो सिर्फ जो है कागज का एक टुकड़ा है, सर्टिफिकेट होता है सिर्फ ये, जिसके थ्रू मैं जो है क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है, अपना पैसा। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी नेशनल इनकम में। रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं भाई। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। आगे देखते हैं भाई, एज सच ट्रांजेक्शंस डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि भाई ये गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में काउंट ही नहीं होती, ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट होती ही नहीं है। दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर मेयर पेपर क्लेम्स। भाई ये तो सिर्फ पेपर क्लेम होते हैं, मेयर का मतलब सिर्फ,
ठीक है। सो दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर मेयर पेपर क्लेम्स। अब भाई आप है ना जब नोट्स पढ़ते हो ना तो आपको कुछ अगर नए वर्ड्स दिखते हैं तो आपको उनको सर्च करना चाहिए, आपको उनको जो है लिखना चाहिए वहां पे नोट्स में कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये जो नोट्स हैं इनके प्रिंट आउट निकलवाओ या फिर कॉपी में नोट करो, और जो न्यू वर्ड्स आपको दिखते हैं वहां पे उनके मीनिंग, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फोन है तो आप सर्च कीजिए और यहाँ पे नए जो वर्ड्स आपको दिखते हैं इनका हिंदी में अंडरलाइन करके उनका मीनिंग आप उसके सामने लिखा करें, ताकि जब आप दोबारा उसको रिवाइज करेंगे तो आपको वो वर्ड्स के मीनिंग हिंदी में भी समझ में आएंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी। तो दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर मेयर पेपर क्लेम्स, तो ये तो सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं, सिर्फ कागज के टुकड़े हैं ये। एंड इन्वॉल्व अ चेंज इन टाइटल ओनली, टाइटल का मतलब यहाँ पे ना ऑनरशिप होता है, ठीक है, आप इसको लिख लेना ऑनरशिप। भाई अगर मैं किसी को अपना शेयर दे देता हूं बदले में पैसे ले लेता हूं तो मैंने गुड्स थोड़ी ना बेचे, मैंने अपना टाइटल बेचा। टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप, पहले मैं उस कागज का मालिक था, अब कोई और उस कागज का मालिक हो गया, मतलब मैंने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जो है वो किसी और के नाम कर दिया। यहाँ पे कोई गुड्स इन्वॉल्व्ड नहीं है, यहाँ पे कोई सर्विस इन्वॉल्व्ड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस वजह से हम गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को इंक्लूड नहीं करते। नेशनल इनकम में भी जो इससे इनकम होगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर मैं शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बेच के इनकम कमा रहा हूं तो वो इनकम मेरी जो है नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। लेकिन बोल्ड अक्षरों में यहाँ पे एक बात लिखी है भाई, इसको पढ़ लेना जरा। हाउएवर any commission or brokerage on such financial asset is included as it is productive service। अब भाई मैंने शेयर्स बेचे, मैंने किसी ब्रोकर के थ्रू बेचे और उस ब्रोकर ने मुझसे कमीशन चार्ज कर ली बिकवाने के लिए, तो भाई वो जो उसने कमीशन या ब्रोकरेज जो उसने चार्ज की है भाई उस पे तो जो है नेशनल इनकम में ऐड उसे तो किया जाएगा, ठीक है। मतलब वो वाली इनकम तो नेशनल इनकम में ऐड होगी जो उस ब्रोकर की कमीशन या ब्रोकरेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक शेयर या डिबेंचर बेचा या बॉन्ड्स बेचे मैंने और मैंने एक ब्रोकर के थ्रू बिकवाए, ब्रोकर ने अगर मुझसे कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज की है तो वो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, ठीक है। वैसे अगर जो इनकम, नॉर्मल इनकम जो मेरी हो रही है शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की, जो मुझे पैसा रिकवर होगा, मतलब मैंने शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स बेचे एक व्यक्ति को, मुझे 1000 रुपए मिल गए उसमें से, तो वो 1000 रुपए जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे नेशनल इनकम में, ठीक है। लेकिन मैंने जो कमीशन पे करी है ना ब्रोकर को, वो वाली कमीशन इंक्लूड होगी, ठीक है। तो बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पे आपको एक बॉक्स दिखेगा इस तरीके से, तो इसमें क्या क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अब यहां पे लिखा है ऑलवेज अवॉइड कैपिटल गेन। भाई कैपिटल गेन्स को हमेशा अवॉइड करना है, कैपिटल गेन को हमेशा अवॉइड करना है। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको रीड करते हैं फिर समझते हैं कि भाई ये टॉपिक है क्या और यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन रेफर टू द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। भाई जो सेकेंड हैंड गुड्स को हम बेचते हैं उससे जो हमें इनकम होती है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है ब्रैकेट में, से ओल्ड कार, मैंने अपनी पुरानी कार बेच दी, सेकेंड हैंड गुड्स है ना, पुरानी कार बेच दी मैंने, तो उससे जो मुझे इनकम होगी उसको मैं कैपिटल गेन बोलूंगा। आगे लिखा है एंड फाइनेंशियल एसेट्स, अगर मैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बेचता हूँ, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, ठीक है, इन्हीं को हम फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। सिक्योरिटीज बोलते हैं हम इनको, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो अगर मैं इन दो चीजों की सेल करता हूं, कौन कौन सी दो चीजें, सेकेंड हैंड गुड्स या फिर फाइनेंशियल एसेट्स, तो जो इनकम मुझे रिसीव हो रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल गेन बोलूंगा। अब ऊपर यहां पे लिखा है ऑलवेज अवॉइड कैपिटल गेन, देखो ऑलवेज अवॉइड कैपिटल गेन मतलब मुझे ये वाली इनकम नहीं लेनी होती है, ये वाली इनकम मुझे नहीं लेनी होती नेशनल इनकम में। अब भाई ये बात तो ऑलरेडी ऊपर पढ़ ही चुके हैं ना हम, ये बस बॉक्स में क्लैरिफिकेशन अलग से यहाँ पे हमने ले ली है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया इस बात को कि भाई इन दोनों को नहीं लेना। वैसे ये बात तो देखो हम सेकंड पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना, और थर्ड पॉइंट में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनकी जो इनकम है उसको भी इंक्लूड नहीं करना। तो वही बात तो दोबारा इंक्लूड हो रही है, बट यहाँ पे ना हमने एक नया शब्द सीख लिया। क्या शब्द सीखा, कैपिटल गेन। मतलब ये जो सेकेंड हैंड गुड्स और फाइनेंशियल एसेट से जो इनकम होती है ना, इसको कैपिटल गेन बोलते हैं। ये बात नहीं पता थी हमको, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पे पता चल चुकी है इस बॉक्स से, ठीक है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या लिखा है। any income arising from such transactions is not a factor income as these transactions are not productive transaction and do not add to the current flow of goods and services in the economy। तो वही रीजन दे रखा है कि भाई इनको हमें ऐड क्यों नहीं करना, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो का पार्ट होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको हमें ऐड नहीं करना। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल अगर हम करेंगे तो भाई जब फर्स्ट टाइम हमने उनको खरीदा था तब वो ऑलरेडी ऐड कर दिए गए होंगे ना नेशनल इनकम में, फर्स्ट टाइम जब सेल हुई होगी उनकी, जब वो फर्स्ट हैंड होंगे।
तो अब दोबारा जब सेकंड हैंड गुड्स को बेचूंगा तो क्यों ऐड करूं, डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं ये तो गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट ही नहीं होते, तो इसको भी हमें जो है नहीं लेना, ठीक है। तो बस छोटी सी बात है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैपिटल गेन का मतलब यहाँ पे हमने समझ लिया कि भाई सेकंड हैंड गुड्स की सेल और फाइनेंशियल एसेट की सेल पे जो इनकम हमें होती है उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है विंडफॉल गेन्स। अब भाई विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है स्पेकुलेशन इनकम, सट्टा बाजारी से जो इनकम होती है ना हमारी, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है। गैम्बलिंग मतलब हो गया जुआ खेलना, ठीक है, लॉटरी, ठीक है, या फिर हॉर्स रेसिस पे भी पैसा लगता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सारी स्पेकुलेशन इनकम है, ठीक है, विंडफॉल गेन्स बोलते हैं इनको, सट्टे वाली जो इनकम होती है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग एक बात लिखी है कि भाई विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड एज देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कनेक्टेड टू देम। तो भाई ये जो विंडफॉल गेन्स होते हैं ना, ये जो सट्टे वाली इनकम होती है, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं, मतलब ये इनसे जो इनकम हो रही है ना भाई, उसको भी हमें इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम में, क्योंकि ये हमारी किसी प्रोडक्टिव सर्विस का पार्ट नहीं होते, ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं बढ़ाते इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हमें, ये वाली इनकम को भी हमें जो है नेशनल इनकम में नहीं जोड़ना। पांचवा पॉइंट देखो भाई क्या है यहाँ पे, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पे इस पॉइंट में ना मिली जुली बहुत सारी बातें लिखी हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखो क्या क्या यहाँ पे लिखा है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एक्सेट्रा विल बी इंक्लूडेड एज दीज आर प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड एड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं आपको ना एक बार वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस में लेके चलता हूं। देखो ध्यान से, वैल्यू एडेड मेथड में हमने एक पॉइंट थर्ड पढ़ा था, ये वाला पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये जो डोमेस्टिक सर्विसेज की हमने बात की थी, ये वाला पूरा पॉइंट थर्ड वाला। तो इसी के रिगार्डिंग वहां पे बात बोल रखी है कि भाई ये वाली जो सर्विसेज होती है ना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको इंक्लूड करना है। ऐसे ही यहां पे ना हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। तो भाई ये वाला पॉइंट भी वहां पे इंक्लूड हो रहा है। और ऐसे ही हमने पढ़ा था इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज विल बी इंक्लूडेड, मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट की ही वहां पे बात चल रही है, ठीक है, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई जो सेल्फ कंजम्पशन वाली सर्विसेज होती है उनको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना। जैसे हाउसवाइफ अगर अपने घर पे सर्विस दे रही है तो भाई उसकी सर्विसेज को हमें जो है काउंट नहीं करना। अगर हम अपने घर में किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग का मतलब होता है बाहर बगीचे में हमने प्लांट्स लगाए, मतलब इस तरह के फल लगाए हैं जो हम कंज्यूम करेंगे, इस तरह के वेजिटेबल्स उगाए हैं, ठीक है। किचन गार्डनिंग में हम जो है बेसिकली वेजिटेबल्स की जो है फार्मिंग करते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, खाने पीने वाली वस्तुओं की फार्मिंग करते हैं, ठीक है, वेजिटेबल फार्मिंग। यहाँ पे फूल नहीं उगाए जाते, ठीक है। किचन गार्डनिंग का मतलब यही होता है कि हमने वेजिटेबल्स उगाए हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो भाई ये जो सेल्फ कंजम्पशन वाली जो हमारी सर्विसेज होती है ना, डोमेस्टिक सर्विसेज, इनकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। लेकिन हमने यहाँ पे नोट में ये भी पढ़ा था कि अगर इस तरह की सर्विसेज कोई और देता है, बाहर वाला बंदा, जैसे हमने मेड हायर कर ली, ठीक है, तो मेड जो हमने हायर की है, जो घर की सफाई करेगी, वो जो सर्विस हमें दे रही है ना, उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। प्राइवेट ट्यूटर्स की वैल्यू भी इंक्लूड होगी, ड्राइवर की वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी, क्योंकि ये सारे आउटसाइडर्स हैं जो आपसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्विसेज का फ्लो बढ़ा रहे हैं इकोनॉमी में। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि भाई जो हम गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसकी वैल्यू हमें जो है जोड़नी होती है नेशनल इनकम में। और फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि भाई जो ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज की इंप्यूटेड वैल्यू होती है उसको भी हम जो है नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। तो यही तीन बातें ना वहाँ पे एक ही पॉइंट में कंबाइन करके दे दिया। एक बार मैं आपको दोबारा से रीड करवा देता हूँ, तो देखते हैं भाई एक बार दोबारा। तो देखो, तो यही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार दोबारा से आप रीड कर लेना। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मैंने खुद की कैपिटल लगा दी बिजनेस में और उस पर मुझे ब्याज मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एक्सेट्रा, मतलब वही 3 पॉइंट की बात चल रही है। वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे जो है इंक्लूडेड हैं, ठीक है, नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट वहां से मतलब टोटल में अगर देखा जाए ना तो 4 पॉइंट वहां से कवर हो गए यहाँ पे। एक तो सेकंड पॉइंट था वैल्यू एडिड मेथड का, और फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी वहीं से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, जो कि यहाँ पे सिंगल पॉइंट में कवर हो गया। पॉइंट नंबर 5 में मतलब तीनों पॉइंट यहाँ पे जो है सम्मिलित हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट क्या है, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स लाइक डेथ ड्यूटीज। अब ये डेथ ड्यूटी क्या होता है भाई, अब मान लो कि एक व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी।
अब वो प्रॉपर्टी उसके या तो उसकी वाइफ की हो जाएगी, उस व्यक्ति की वाइफ की, या फिर उसके बच्चों की हो जाएगी, ठीक है। मतलब कोई ना कोई उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। उसके लीगल हेयर्स होंगे ना, इसका मतलब उस व्यक्ति के जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल हेयर्स होंगे, तो वो उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति की डेथ हो गई और उसकी प्रॉपर्टी किसी और को अब इनहेरिट हो चुकी है, किसी और को ट्रांसफर हो चुकी है, तो वहां पे ड्यूटी देनी पड़ती है उस बंदे को वो प्रॉपर्टी हायर करने के लिए, ठीक है। वो प्रॉपर्टी हायर करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति की डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे को चली गई, बेटे को ट्रांसफर हो गई। अब बेटे को ना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को जो है हायर करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा उस व्यक्ति पे, क्योंकि उसको गेन हो रहा है ना भाई, उसको फायदा नहीं हो रहा, क्या उसको प्रॉपर्टी मिल गई, तो उस पे डेथ ड्यूटीज लगती हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है डेथ ड्यूटीज। बेसिकली पोजेशन ट्रांसफर होने पे ड्यूटी लगती है। एक घर, मान लो एक व्यक्ति का घर था, उस व्यक्ति की डेथ होगी, उसका घर अब उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा, तो बेटे को फ्री में घर मिल गया ना, फ्री में पैसे नहीं दिए उसने, तो उसको गेन हुआ कि नहीं हुआ, तो उस गेन पे उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको डेथ ड्यूटी बोलते हैं। ऐसे ही गिफ्ट टैक्स है, आपको गिफ्ट रिसीव हुआ और बदले में आपने कुछ पे नहीं किया, और उस गिफ्ट के बदले में ना गिफ्ट डीड बनाई गई थी, मतलब उसका एक एग्रीमेंट हुआ था, पूरा गिफ्ट डीड बनाई गई थी। फादर ने अपनी बेटी को जो है गिफ्ट डीड बना के एक अपना घर दे दिया, ठीक है। फादर ने अपनी बेटी को गिफ्ट डीड बनवा के अपना घर ट्रांसफर कर दिया। गिफ्ट डीड एक डॉक्यूमेंट होता है पूरा, ठीक है। तो मतलब वो डॉक्यूमेंट बनाया, उस पर बेटी की भी साइन करवाए, अपने भी साइन करे, और वो घर जो है बेटी के नाम पे गिफ्ट डीड के द्वारा ट्रांसफर हो गया। तो भाई वो बेटी को अब टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, गिफ्ट टैक्स वहां पे लगेगा। ऐसे ही इंटरेस्ट टैक्स, अगर मुझे इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो उस इंटरेस्ट पे भी मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो ये पास्ट सेविंग्स में से मैं पे करूंगा भाई ये सारी चीजें। अब सुनो ध्यान से, मान लो कि मेरे फादर ने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अब वो प्रॉपर्टी मुझे फ्री फंड में मिल गई, ठीक है, गिफ्ट डीड बना के उन्होंने वो प्रॉपर्टी मुझे दे दी, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी मुझे मिल गई तो मुझे तो फायदा हो गया ना, मुझे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। बट मैं वो टैक्स का पैसा कहां से दूंगा? मैंने कोई न्यू इनकम तो कमाई नहीं है ना, मेरी जो पास्ट सेविंग्स होगी वहां से तो पे करूंगा ना मैं वो टैक्स। मतलब ये वाला टैक्स पे करने के लिए कोई मैंने इनकम तो अर्न नहीं की थी ना। बेसिकली टैक्स तो इनकम पे लगता है, बट मैंने यहां तो कोई इनकम अर्न ही नहीं की, मेरी पास्ट सेविंग्स में से मुझे पे करना पड़ेगा ये वाला टैक्स। तो यही बात यहां पे लिखी है, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। पहले का जो पैसा बचा कुचा मेरे पास पड़ा उसमें से मैं पेमेंट करूंगा इन वाले टैक्सेस की, ठीक है। तो बस आपको ये 2-3 नाम याद रखने हैं, डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है। तो इनको हमें इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम में, ये वाली चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। देखो लिखा हुआ है आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सेविंग्स एंड डू नॉट एड टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई ये जो पैसा है ये हम कहां से पे कर रहे हैं? ये पैसा हम जो है वेल्थ में से पे कर रहे हैं, पास्ट सेविंग्स में से पे कर रहे हैं। करंट गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई बढ़ोतरी नहीं होती इससे, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हमने यहां पे पढ़े हैं भाई, जो हमें ध्यान रखने हैं इनकम मेथड के द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। दोबारा से एक बार देख लो, ट्रांसफर इनकम्स जो हैं उनको हमें इंक्लूड नहीं करना होता, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को हमें इंक्लूड नहीं करना, लेकिन उस पर अगर ब्रोकरेज वगैरह पे की गई है तो वो इंक्लूड होगी। ऐसे ही जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर, उनसे जो इनकम होती है उसको भी इंक्लूड नहीं करना। लेकिन ब्रोकरेज अगर हमने पे की है, कमीशन अगर हमने पे की है, तो वो जो है वो इंक्लूड होगी। कैपिटल गेन्स का मतलब हमने यहाँ पे समझ लिया कि भाई सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या फिर फाइनेंशियल एसेट की सेल से जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन्स होता है, और इसको भी हमें इंक्लूड नहीं करना होता नेशनल इनकम में। विंडफॉल गेन्स जो होते हैं हमारे, मतलब जो सट्टे से पैसा जीता जाता है, ठीक है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग या फिर हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा से, वो भी जो है नेशनल इनकम में जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आगे हमने 5th पॉइंट में 3 बातें जो है कॉपी पेस्ट कर दी थी वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू ही, ठीक है। वहां पे जो पॉइंट हमारा 3rd, 4th और 5th था वो यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पे कर दिया 5th पॉइंट में। और 6th पॉइंट में हमने पढ़ा जो पास्ट सेविंग्स में से हम पेमेंट करते हैं, जैसे डेथ ड्यूटीज हो गई, गिफ्ट टैक्स हो गया या फिर इंटरेस्ट टैक्स हो गया, इसको भी हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना होता। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस मैं आपको टोटल में करवा के दूंगा आज, ठीक है। 7 क्वेश्चंस मैं करवा के दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगा इसके बाद, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इनकम मेथड के। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम आपको वो जो 5 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे ना इनकम मेथड के, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। प्लस आपको जो प्रिकॉशंस हमने अभी पढ़ी वो भी आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये 5 जो मैंने बुलेट्स बनाए हैं ये 5 कंपोनेंट्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
जिसमें 3 एलिमेंट्स आते थे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया SSS, ठीक है, बस समझने के लिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमें रीइंबर्समेंट्स को एक्सक्लूड करने हैं, ठीक है। डिटेल में मैंने वहाँ पे आपको क्लास में पढ़ाया था, मैंने सिर्फ शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड जब हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमें जो फैसिलिटीज़ वर्क के पर्पज़ के लिए ओनली मिलती हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ फॉर वर्क ओनली जो हमें मिलती है उसको हमें एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है, जिनको हम सिर्फ वर्क के लिए काम पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें यूनिफॉर्म मिली जो हम ऑफिस के दौरान पहनेंगे या हमें ऑफिस से कार मिली जो कि हम सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब जो चीज़ें हम एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको हमें एक्सक्लूड करना होता है, वो वेजेस एंड सैलरीज में काउंट नहीं होती। ऐसे ही एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आएगा, PF आएगा, ठीक है, ग्रेच्युटी आएगी, मतलब इस तरह के जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो आएंगे। और यहाँ पे मैंने बताया था अगर थर्ड पार्टी के द्वारा आपका जो है इंश्योरेंस वगैरह जो है कराया गया है तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी क्लास के अंदर, ठीक है। अगर याद नहीं है तो भाई रिवाइज कर लो। आगे रेंट एंड रॉयल्टी पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था एक्चुअल और इम्प्यूटेड दोनों रेंट यहाँ पे आएंगे। इंटरेस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था, इंटरेस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि सिर्फ प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो इंटरेस्ट होगा वही इंक्लूड होगा, नॉन प्रोडक्टिव सर्विसेज वाला इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। साथ साथ हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई अगर इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट है ऑन पब्लिक डेट तो उसको एक्सक्लूड करना है, मतलब इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड बाय कस्टमर्स भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ये वाली बात हमने पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने पढ़ा था इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म जो है वो भी एक्सक्लूड होगा, वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आगे हमने यहाँ पे प्रॉफिट पढ़ा था। प्रॉफिट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स का अल्टरनेटिव नेम प्रॉफिट टैक्स भी होता है, बिजनेस टैक्स भी होता है। डिविडेंड का अल्टरनेटिव नेम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स का अल्टरनेटिव नेम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर या फिर रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है। तो आपको ये अल्टरनेटिव नेम्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे आता है, इन तीनों चीज़ों को जोड़ के आता है प्रॉफिट, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को ऐड करके। और लास्ट में था मिक्स्ड इनकम, ये तो आपको इसी नाम से दिया जाएगा, ठीक है, इसका और कोई अल्टरनेटिव नेम नहीं होता, सिर्फ मिक्स्ड इनकम। तो इन पांचों एलिमेंट्स को जोड़ के NDP at FC आता है, फिर उसमें NFI ऐड करेंगे तो NNP at FC नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फ्लो था, ये हमारे स्टेप्स थे जो कि हमें कवर करने थे इनकम मेथड के कैलकुलेशन के अंदर। तो देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, हमें कैलकुलेट करना है NDP at FC, कैलकुलेट NDP at FC मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालना है हमको। और हमें ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब भाई इनकम मेथड के थ्रू हमें जो है NDP at FC निकालना है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो 5 कंपोनेंट्स थे ना हमें वो ऐड करने हैं सिर्फ, ठीक है, इतना काम हमें करना है। तो वो 5 कंपोनेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो NDP at FC आ जाएगा। देखो 5 कंपोनेंट को ऐड करके क्या आता है, NDP at FC आता है, फिर उसमें NFI ऐड कर दो तो NNP at FC आ जाता है। अब यहाँ पे NDP at FC मांगा गया तो बस मैं 5 कंपोनेंट पे यहाँ पे फोकस करूंगा। तो सबसे पहले देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, उसके बाद रेंट रॉयल्टी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है और मिक्स्ड इनकम भी गिवन है, मतलब सब कुछ ही गिवन है। तो सारी चीज़ें बस ऐड करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे जो है अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि भाई सबसे पहले मुझे NDP at FC अगर निकालना है तो क्या चीज़ चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, तो क्वेश्चन में दिया गया है। फिर नेक्स्ट चीज़ सोचनी है मुझे रेंट एंड रॉयल्टी, तो भाई रेंट भी दिया गया है, रॉयल्टी भी दिया गया है। नेक्स्ट चीज़ मुझे सोचनी है इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो इंटरेस्ट भी दिया गया है। फिर मुझे सोचना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। और फिर मुझे लास्ट में सोचना है मिक्स्ड इनकम, तो वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो सीधा सीधा आपके पास NDP at FC आ गया। देखो सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका, लिखेंगे कैसे, इसको एग्जाम में लिख के कैसे दिखाएंगे। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे हमें निकालना है NDP at FC और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE चाहिए, और उसमें ऐड करना है रेंट रॉयल्टी, और क्या ऐड करना है भाई, रेंट एंड रॉयल्टी के अलावा इंटरेस्ट भी ऐड करना है, इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ता है। अगर कोई चीज़ क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो उसको स्किप कर देना। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लो इंटरेस्ट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट की वैल्यू इसका मतलब 0 होगी ना, तो वो आप उसको स्किप कर देना। और यहाँ पे प्रॉफिट भी है और लास्ट में यहाँ पे ऐड होगा मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। तो बस ये सारे अमाउंट आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 1000 करोड़, 1000 करोड़। फिर ऐड होगा रेंट जो कि 400 करोड़ है, फिर होगा रॉयल्टी जो कि 200 करोड़ है,
फिर इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे पास 500 करोड़ क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, और उसके बाद प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिखा 500 करोड़, ठीक है, प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पे 500 करोड़ है, और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास आ गया 1000 करोड़ जो कि हमारी मिक्स्ड इनकम है। तो भाई इन सब अमाउंट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड करते हैं भाई। देखो 1000 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 500 और प्लस 1000, तो यह आएगा ₹3600 करोड़। तो यहाँ पे आप करोड़ लिखना मत भूलना, ठीक है, रुपीज़ का सिंबल भी लगाना मत भूलना, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा NDP@FC हमारा निकल गया। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमें कहा गया कि कैलकुलेट GNP@MP फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें यहाँ पे GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP निकालना है। अब भाई GNP@MP तो मुझे नहीं पता कैसे निकलेगा, हाँ, लेकिन मैं NNP@FC निकालना जानता हूँ, NNP@FC निकालना जानता हूँ। देखो ध्यान से, NNP@FC आता है ना मुझे निकालना। इन पांचों कंपोनेंट को ऐड कर दो और उसमें NFIA भी जोड़ दो तो NNP@FC आ जाता है। तो मैं तो पहले NNP@FC निकालूंगा, अब GNP@MP कैसे निकलेगा वो बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकालूंगा NNP@FC, ठीक है। तो NNP@FC कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखना, NNP@FC कैसे निकलेगा। तो भाई इसके लिए मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, और उसके अंदर मुझे क्या क्या और जोड़ना होता है, रेंट चाहिए मुझे, रॉयल्टी चाहिए मुझे, और क्या चाहिए मुझे, इंटरेस्ट भी चाहिए होता है ना। तो मतलब वही बस कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए और यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। प्रॉफिट भी चाहिए मुझे यहाँ पे, और क्या चाहिए प्रॉफिट के अलावा, मिक्स्ड इनकम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MI, ठीक है, मिक्स्ड इनकम भी चाहिए। तो बस ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, और लास्ट में इसमें ऐड होगा NFIA, क्योंकि भाई अगर मैं NFIA ऐड नहीं करूँगा तो वो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम निकलेगा, ठीक है, NDP@FC ही निकलेगा सिर्फ। मुझे NNP@FC निकालना है तो मुझे NFIA भी ऐड करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ढूंढेंगे क्वेश्चन में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये रहा भाई, ठीक है, लास्ट में दिया गया है 100 करोड़, ठीक है, ये 100 है, ये लास्ट में कुछ भी नहीं है, 100 है ये सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस मुझे रेंट चाहिए, तो रेंट भी मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 1000 करोड़, तो रेंट भी लिख दिया हमने। उसके बाद मुझे चाहिए रॉयल्टी, तो भाई क्वेश्चन में रॉयल्टी है ही नहीं, तो स्किप कर देते हैं रॉयल्टी को, या फिर आप नील लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई रॉयल्टी है नहीं यहाँ पे। फिर मुझे चाहिए इंटरेस्ट, तो भाई क्वेश्चन में देखते हैं भाई कहीं पे इंटरेस्ट है क्या, हाँ भाई इंटरेस्ट है, देखो सेकंड लास्ट यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया आपको 200, तो ऐड कर देते हैं 200। फिर मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन भाई प्रॉफिट के ना 3 एलिमेंट्स होते हैं, देखो ध्यान से, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। तो आपको ध्यान देना है क्या इन तीनों में से कोई चीज़ आपको दिख रही है। तो देखो भाई डिविडेंड दिख गया, सबसे पहले तो डिविडेंड दिख गया, उसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे है आपके पास, कॉर्पोरेट टैक्स जैसा कोई शब्द यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। ऐसे ही रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो भाई इनमें से कुछ दिख रहा है क्या, हाँ भाई सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर दिख रहा है, ये देखो, ठीक है ना, ये देखो अल्टरनेटिव नेम मैंने आपको बताया था ना, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिटेन्ड अर्निंग का अल्टरनेटिव नेम, तो वो भी दिख गया। तो भाई अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा इन तीनों चीज़ों को तो प्रॉफिट ही तो आएगा ना, तो भाई ऐड कर देते हैं। मेरे पास 2 चीज़ें अवेलेबल है, डिविडेंड और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, मतलब मेरे को रिटेन्ड अर्निंग भी गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग का ही अल्टरनेटिव नेम होता है ये। डिविडेंड दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स था नहीं क्वेश्चन में तो उसको स्किप कर देते हैं। तो 2 ही चीज़ें हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। डिविडेंड कितना था 500, ऐसे ही हमारे पास सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कितना था, तो भाई सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर था 400, तो ये भी मैंने जोड़ दिया। लास्ट में चाहिए मिक्स्ड इनकम, तो क्वेश्चन में देखो भाई मिक्स्ड इनकम, ये रही भाई मिक्स्ड इनकम, सीधा सीधा दिया हुआ है 200, तो ये भी जोड़ दिया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए सिर्फ NFIA, ठीक है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है -20, तो भाई -20 यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब लेकिन बेसिकली ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत कर देना। तो भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं, NNP@FC आ जाएगा। तो देखो भाई 100 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 200 और माइनस करूंगा मैं 20, ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 2380 करोड़। तो ये तो आ गया NNP@FC, बट क्वेश्चन में NNP@FC थोड़ी ना मांगा गया था, क्वेश्चन में तो हमसे मांगा गया था GNP@MP। तो भाई GNP@MP कैसे निकलेगा, भाई मुझे पता है NNP@FC,
अब एनएनपी एट एफसी से जीएनपी एट एमपी पे जाने के लिए सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन जोड़ना पड़ेगा ना भाई। ध्यान से देखो, ये नेट पे है, मुझे ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। अगली बात, ये वाला जो मेरे पास एलिमेंट है ना, ये मेरे पास फैक्टर कॉस्ट पे है। देखो फैक्टर कॉस्ट पे मुझे तो मार्केट प्राइस पे जाना है, तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो मैं मार्केट प्राइस पे जा पाऊंगा। ठीक है, एमपी और एफसी में एनआईटी एमपी और एफसी में एनआईटी का ही तो डिफरेंस होता है, एमपी और एफसी में एनआईटी का डिफरेंस, तो वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे ये तो आया था 2380 करोड़। ठीक है, एनएनपी एट एफसी हमने यहाँ पे निकाला था। ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन, तो देखो भाई ये रहा डेप्रीसिएशन आपके पास 400, तो ये भी यहाँ पे जोड़ दिया हमने। और एनआईटी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 900। वैसे अगर गिवन ना होता तो निकाल भी सकते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके जैसे निकालते थे हम। तो मैं इन अमाउंट्स को भी ऐड कर दूंगा, तो भाई यहाँ पे हमारे पास आएगा ₹3680 करोड़। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। तो चलो जी आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भाई क्या है, यहाँ पे हमें बोला गया है कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालनी है हमको। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एफसी, और इनकम मेथड का यूज़ करना है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, देखो सॉल्यूशन। अब भाई एनएनपी एट एफसी निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं एनएनपी एट एफसी, सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, रेंट एंड रॉयल्टी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद और क्या क्या होता है यहाँ पे, इंटरेस्ट भी होता है भाई। तो मतलब अगर कंपोनेंट्स याद हैं तो इजी तरीके से मतलब फटाफट हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम भी चाहिए, और लास्ट में जो है, लास्ट में हमें क्या चाहिए, NFIA भी तो चाहिए ना, क्योंकि हमें एनएनपी एट एफसी निकालना है। NFIA भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अमाउंट्स ढूंढते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, भाई सबसे पहले यही दिया हुआ है, देखो 13,300 करोड़, तो 13,300 यहाँ पे आ गया। प्लस रेंट, देखो भाई रेंट आपको दिख रहा है कहीं पे, देखो रेंट कहीं पे आपको दिख रहा हो तो भाई रेंट तो है नहीं कहीं पे। ठीक है, रेंट है नहीं कहीं पे, तो रेंट को स्किप कर दो, या तो नील लिख सकते हो आप। ठीक है, स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आगे हमारे पास रॉयल्टी भी नहीं दिख रही आपको। ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं दिख रहा आपको, और आपको जो है प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा। अब भाई एक बात लेकिन मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे देखना, ये जो 3 चीज़ें होती है ना, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन 3 चीज़ों का एडिशन जो होता है ना, उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना। तो ये 3 चीज़ें मुझे अलग अलग करके तो नहीं दी हुई इस क्वेश्चन में। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये वाली, ये मुझे अलग अलग से नहीं दे रखी, लेकिन इन सबका समीशन मुझे दे रखा है, इन सबका टोटल मुझे दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से दे रखा है। तो भाई ऐसे भी दे सकता है आपको, मतलब ये चीज़ें अलग अलग ना दे करके इनका टोटल दे सकता है आपको। ठीक है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आता है ना, तो डायरेक्टली आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया उसने। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस आपके पास यहाँ पे है 5,000 करोड़, तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं 5,000 करोड़। इसका मतलब ये रेंट नील नहीं है। ठीक है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा टोटल दे दिया प्रॉफिट तक का। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से। फिर हमें मिक्स्ड इनकम चाहिए, तो क्वेश्चन में भाई मिक्स्ड इनकम दे रखा है, देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड साफ साफ दिया हुआ है 16,100, तो ऐड कर देते हैं 16,100। और अब लास्ट में क्या बचा, सिर्फ NFIA। तो NFIA देख लो भाई क्वेश्चन में कहीं पे दिख रहा है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा। ठीक है, 300, तो ये भी ऐड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी इररिलेवेंट चीज़ें भी दी हुई हैं, जैसे कि वेजेस इन काइंड दिया हुआ है। भाई जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है तो वेजेस इन काइंड का तो कोई काम ही नहीं है ना, वेजेस इन काइंड तो इसी का पार्ट होता है, इसी का एक एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर मान लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिया होता, फिर मैं इन तीनों चीज़ों को ऐड करके मैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाल लेता, बट अभी इन 3 चीज़ों का कोई फायदा है ही नहीं जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है। तो ये 3 चीज़ें अगर क्वेश्चन में है तो वो इररेलेवेंट है, क्योंकि मुझे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए था जो कि दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये इररेलेवेंट चीज़ हो गई वेजेस इन काइंड। इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी कोई काम है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ये हमने अभी तक शब्द ही नहीं पढ़ा ऐसा कोई। ठीक है, ये कुछ होता ही नहीं है, हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, आगे जाके आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही ये तो बाकी काम की चीज़ें थी सारी। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देगा कंफ्यूज करने के लिए कि आप आंसर गलत कर दें। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई कौन सी चीज़ हमें ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी, और वो तभी होगा जब आपको कंपोनेंट्स अच्छे से सारे याद होंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 34,700 करोड़ आएगा। ठीक है,
तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज़ समझ ली कि क्वेश्चन में ना वो आपको सीधा सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे सकता है, मतलब ये तीनों चीज़ों का टोटल भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब दोबारा से भाई नेशनल इनकम निकालनी है, तो देखो भाई सॉल्यूशन। अब फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, NNP/FC कैसे निकलेगा इनकम मेथड के अंदर भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऐड कर दो रेंट, और फिर ऐड कर दो रॉयल्टी, और फिर ऐड कर दो इसमें इंटरेस्ट, ठीक है। तो बस ये कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। फिर ऐड कर दो प्रॉफिट, फिर ऐड कर दो मिक्स्ड इनकम, और लास्ट में NFI ऐड करना पड़ेगा। नेशनल इनकम निकालना है हमको, ठीक है। डोमेस्टिक निकालना होता तो नहीं करता NFI ऐड। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है हमको, कितना गिवन है भाई साहब, 300 करोड़। तो यहाँ पे 300 करोड़ यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर प्लस रेंट हमें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, देखो 200, रेंट भी लिख दिया हमने, ठीक है 200। रॉयल्टी हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, रॉयल्टी गिवन नहीं है तो उसको स्किप कर दो, उसको नील कर देंगे। इंटरेस्ट हमें यहाँ पे गिवन है भाई, इंटरेस्ट कितना है 100 करोड़। प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, देखो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 300 करोड़। मिक्स्ड इनकम भी हमें यहाँ पे जो है नहीं दे रखा क्वेश्चन में, देखो मिक्स्ड इनकम नाम से कुछ भी नहीं है, मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा आपको, ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम तो है नहीं यहाँ पे। अब उसके बाद NFIA चाहिए हमको, तो NFIA देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है -20, तो -20 ये भी आ गया। अब इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम नहीं था, बाकी सब कुछ आपके पास अवेलेबल था, ठीक है। अब भाई एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये 800 था, मैंने गलती से 300 लिख दिया यहाँ पे, तो इसको 800 कर लेते हैं, ठीक है। ये 800 था, तो बाकी सारी चीज़ें सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस मुझे फॉर्मूला, ये कंपोनेंट अगर याद है तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी मैं ऊपर से पिक करके यहाँ पे लिख दूंगा, और मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐड कर देता हूँ भाई, 800 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 300 और -20 अगर मैं करूँ तो मेरे पास आएगा ₹1380 करोड़। तो भाई यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, एक बार रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एस्टिमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड पॉइंट है प्रूव दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें आपसे मांगी गई है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। अब भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हम वैल्यू एडेड मेथड में निकालते थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले जो फर्स्ट आइटम हमसे मांगी गई है वो निकाल के बताता हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता था भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता था, यहाँ पे हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करते थे ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एक आध और चीज़ मैंने यहाँ पे आपको ऐड या लेस करवाई होगी, तो वो आप खुद से देखना पुराने क्वेश्चंस में, ठीक है, रिवीजन करनी पड़ेगी आपको। तो भाई सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक यहाँ पे बेसिकली आता था, और एक्सेप्शनली एक आध चीज़ और भी यहाँ पे जो है प्लस माइनस हो भी जाती थी कभी कभार, तो वो आपको खुद से रिवाइज करना है। अब इस क्वेश्चन में सेल्स तो भाई देखो हमें दिया हुआ है 10625 करोड़, और प्लस चेंज इन स्टॉक के नाम पे ना इंक्रीज इन अनसोल्ड, और प्लस चेंज इन स्टॉक के नाम पे ना इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक हमें दिया हुआ है, ठीक है। इंक्रीज का मतलब ये है कि मैं प्लस में लिखूंगा, अब मान लो अगर डिक्रीज दिया होता तो मैं यहाँ माइनस करता, चेंज इन स्टॉक की जगह पे मतलब माइनस वाला अमाउंट लिखता मैं यहाँ पे, अगर डिक्रीज होता यहाँ पे तो ठीक है, बट इंक्रीज है तो प्लस करूंगा। तो भाई बस इतना ही करना है। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो 10625 प्लस 600, तो ये आ गया ₹11225 करोड़। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या मांगी है भाई, यहाँ पे हमसे मांगा गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब हमें यहाँ पे NVA एट FC निकालना है, NVA एट FC निकालना है। अब भाई एक काम करते हैं, NVA एट FC तो बाद में सोचेंगे, सबसे पहले ना GVA एट MP निकालते हैं। GVA एट MP का मतलब क्या होता है, देखो GVA एट MP का मतलब क्या होता है, GVA एट MP किसको बोलते थे, याद है आपको, GVA एट MP किसको बोलते थे, GVA एट MP वैल्यू एडिड को बोलते थे, शायद याद नहीं होगा आपको, ठीक है, तो याद कर लेना अगर याद नहीं है तो वैल्यू एडिड को ही हम GVA एट MP बोलते थे। कैसे निकलता था वैल्यू एडिड, कैसे निकलता था वैल्यू एडिड, तो भाई ये हमारा निकलता था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस
इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमने अभी अभी निकाला था ₹11,225 करोड़, और इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम पे इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2625, ठीक है, ये माइनस हो गया, तो ये GVA@MP आएगा 11225 माइनस 2625, तो भाई 2625 लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8600 करोड़, 8600 करोड़। बट हमसे ये थोड़ी ना मांगा गया, हमसे तो यहाँ पे NVA@FC मांगा गया था, हमने निकाल दिया GVA@MP। अब इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, सबसे पहली बात ये ग्रॉस पे है, हमें नेट पे जाना है, तो डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे, डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे। अगली बात ये MP पे, हमें तो FC पे जाना है, तो NIT भी लेस कर देंगे, ठीक है जी। तो पुराने ही कॉन्सेप्ट्स बेसिकली सारे के सारे अप्लाई हो रहे हैं। अगर पुराने वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस आते होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी तक मतलब इस क्वेश्चन में वैल्यू एडेड मेथड ही हमने जो है सॉल्व किया पूरा। तो ये हमारे पास 8600 करोड़ था, इसमें से लेस होगा डेप्रीसिएशन। तो क्वेश्चन में देखो भाई डेप्रीसिएशन ये रहा, ठीक है, ये लेस कर देते हैं 500, यहाँ पे लेस हो जाएगा ये। और NIT जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो NIT कैसे आता था, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, ऐसे ही आता था ना। अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप अलग से भी NIT निकाल के दिखा सकते हो, NIT इक्वल्स टू क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये वाली कैलकुलेशन अलग से करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे ये कितना आएगा, 1200 माइनस 400, 800 आएगा ना, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे 800। तो देखो भाई 8600 माइनस 500 माइनस 800, तो ये 7300 करोड़ यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा जो है सेकंड पॉइंट का आंसर आया, NVA@FC निकल गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमसे मांगा गया है, क्या मांगा गया है भाई, यहाँ पे हमें कहा गया प्रूव दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू द नेट वैल्यू एडेड एट FC। नेट वैल्यू एडेड एट FC तो ये रहा भाई, NVA@FC तो ये रहा। अब वो कह रहा है भाई जो हमारी इनकम जनरेटेड है वो इसके इक्वल है, ये चीज़ प्रूव करो। इनकम जनरेटेड का मतलब क्या हुआ भाई, इनकम मेथड के थ्रू जो NNP@FC निकलता है ना, उसको बोलते हैं इनकम जनरेटेड। तो आपको इनकम मेथड के थ्रू NNP@FC निकालना है, इनकम मेथड के थ्रू, तो निकालते हैं भाई यहाँ पे NNP@FC। तो ये थर्ड पॉइंट का हम आंसर निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, NNP@FC। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, प्लस मुझे और क्या चाहिए, मुझे रेंट चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, और क्या चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड होती है भाई, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। और क्या होता है भाई, मिक्स्ड इनकम होती है, और NFIA होता है, NFIA होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन में ना ढूंढते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो भाई कहीं पे भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिख रहा, लेकिन आपको ना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट दिख रहा है। कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, देखो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड। अब बता नहीं रखा इन कैश है या इन काइंड है, तो इन कैश मान के चलते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं दिख रही, तो इसका मतलब यही आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यही है, ठीक है। कितना, 3460 करोड़, तो ये आ गया यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके अलावा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तो आपको नहीं दे रखा, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक ही आपको अमाउंट दे रखा है जो कि ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ से 3740 आ गया, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है इन सब चीज़ों के अलावा, तो मतलब इन तीनों का एडिशन आपको डायरेक्टली दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद मिक्स्ड इनकम, तो भाई क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 100, तो वो भी ऐड कर देते हैं। और NFIA है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं पे, ये नील है भाई, है ही नहीं क्वेश्चन में। तो बस इतना ही था, इसको ऐड करते हैं। तो ये हम ऐड करेंगे तो देखते हैं भाई कितना अमाउंट हमारे सामने निकल करके आएगा। तो ये आएगा ₹7300 करोड़, ₹7300 करोड़। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि जो इनकम जनरेटेड है वो NVA@FC के इक्वल है। तो हैंस इनकम जनरेटेड का मतलब क्या होता है, इनकम जनरेटेड का मतलब इनकम मेथड के थ्रू जो NNP@FC आता है उसको बोलते हैं इनकम जनरेटेड, इज इक्वल टू NVA@FC, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो भाई यहाँ पे हमसे मांगा गया है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस मांगा गया है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है।
वैसे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला मैंने बताया था, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, बट इस क्वेश्चन में ना आपको रेंट तो मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, उसके अलावा आपको प्रॉफिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं दिया गया, और उसके अलावा आपको रॉयल्टी वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, और इन्फॉर्मेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखो भाई इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है हमको, जब आपसे इतनी सारी चीज़ें आपको देगा और ऑपरेटिंग सरप्लस मांगेगा ना, तो आपको क्या करना है, तो सॉल्यूशन देखो भाई कैसे होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे आपको वैल्यू एडेड मेथड की भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको यहाँ पे सेल्स दिया गया है, सेल्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया गया है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले ना यहाँ पे GVA@MP निकालूंगा, देखना ध्यान से, GVA@MP का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड होता है ना। वैल्यू एडेड कैसे आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा वैल्यू एडेड निकालने का, GVA@MP निकालने का। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब भाई इस क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक नहीं है, सिर्फ सेल्स है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास 4000 करोड़ है, तो ये आ गया यहाँ पे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहाँ पे आपको 600 करोड़ गिवन है, तो आपके पास कितना आ गया 3400 करोड़, 3400 करोड़, ये आ गया GVA@MP। एक बात मैंने आपको बताई थी कि भाई सिग्मा GVA@MP इक्वल्स टू क्या होता है, GDP@MP होता है, GDP@MP, ये पढ़ा था ना हमने, सिग्मा GVA@MP। अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सारे सेक्टर का GVA@MP जोड़ दूं तो GDP@MP आता है। अब इस क्वेश्चन में मुझे GVA@MP के लिए सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन थी, कोई और सेक्टर तो नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यही हमारा टोटल GVA@MP है ना, यही हमारा टोटल मतलब सिग्मा GVA@MP है। इट मीन्स कि यही मेरा जो है, इसी को मैं मतलब मैं GDP@MP भी बोल सकता हूँ, ये जो मैंने GVA@MP निकाला यही मेरा GDP@MP भी तो हुआ ना, GDP@MP हो गया ये। अब मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा नेशनल इनकम, देखो ध्यान से, मैं निकालूंगा NNP@FC। मुझे क्या पता है, मुझे पता है GDP@MP, GDP@MP मैं जानता हूँ, तो मैं डेप्रीसिएशन लेस कर दूंगा, नेट पे जाना है ना मुझे, डेप्रीसिएशन लेस कर दूंगा ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, और MP से FC पे जाने के लिए NIT भी लेस कर दूंगा। तो ऐसा करने से देखो ये 3400 तो मैंने यहाँ से निकाल लिया था, माइनस डेप्रीसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से गिवन है 200, तो ये भी लेस कर दिया, और माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपको डायरेक्टली गिवन है 500। तो भाई टोटल देखो कितना आ गया, ये 3400 लेस 200 लेस 500, तो ये आएगा 2700, 2700 करोड़ रुपीज़, 2700 करोड़, ये आपकी नेशनल इनकम निकल गई NNP@FC। अब इतना करने के बाद, ये तो मैंने वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ किया ना, वैल्यू एडेड मेथड की चीज़ें गिवन थी क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैंने इसके थ्रू जो है नेशनल इनकम निकाल ली, ठीक है। तो जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी तो यही काम करना है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए बोला गया और आपको क्वेश्चन में वैल्यू एडेड मेथड की इन्फॉर्मेशन भी दे दी, तो सबसे पहले तो वैल्यू एडेड मेथड की इन्फॉर्मेशन के थ्रू NNP@FC निकाल लो, ठीक है, नेशनल इनकम निकाल लो। अब आगे देखते हैं भाई, मुझे अब NNP@FC पता चल चुका है ना, मैं किसी भी मेथड से NNP@FC निकालूंगा सेम ही आता है, चाहे मैं वैल्यू एडेड मेथड से निकालूं चाहे इनकम मेथड से, ठीक है। तो NNP@FC तो पता चल गया मुझे, ये आता कैसे, वैसे इनकम मेथड में कैसे निकलता है NNP@FC। भाई इनकम मेथड में हम बहुत कुछ करते हैं, हम COE में काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ते हैं, COE, फिर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब कुछ मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस होता है ना, तो मतलब मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करता हूँ, ठीक है ना। देखो यही तो सारी चीज़ें ऐड होती हैं, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, मिक्स्ड इनकम भी ऐड होगा, तब जाके मेरे पास NNP@FC आएगा, NFIA भी ऐड होगा लास्ट में, ठीक है। तो मैंने देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड हो जाती है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस लिख दिया। इसके अलावा मिक्स्ड इनकम आता है, तो मिक्स्ड इनकम आ गया, और इसके अलावा NFIA भी तो आता है ना, तब जाके तो हमारे पास यहाँ पे NNP@FC आता है। तो अब देखो मुझे तो निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो मैं बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ। देखो NNP@FC की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 2700, ठीक है। यहाँ से COE मुझे क्वेश्चन में गिवन है भाई 800, तो यहाँ पे 800 आ गया। बच्चों बीच में कैमरा ऑफ हो गया था, मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने NNP@FC यहाँ से निकाला था, यहाँ से मैंने NNP@FC की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की, उसके बाद COE मुझे क्वेश्चन में गिवन था, तो मैंने COE यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे निकालना था, तो मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने शॉर्ट में OS लिखा है, आप एब्रीवेशन का यूज़ मत करना यहाँ पे।
फिर मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन था तो उसकी वैल्यू आ गई, NFIA था ही नहीं क्वेश्चन में तो उसको नील कर दिया। उसके बाद ये 800 और 400 अपोजिट साइड पे जाके लेस हो गए तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल गया। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपसे ऑपरेटिंग सरप्लस मांगेगा और आपको वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन भी दी होगी और आपको वैल्यू एडेड मेथड की भी इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड से NNP/FC निकालना है और फिर इनकम मेथड वाला फॉर्मूला लगाना है NNP/FC का। इसमें आपको ये सारी चीज़ों की जगह ना जो शब्द यूज़ करना है वो ऑपरेटिंग सरप्लस करना है, क्योंकि हमें तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने हैं। तो मैं रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह लिखने के बजाय मैं COE में क्या ऐड कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सरप्लस शब्द ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऐड किया, फिर NFIA ऐड किया, ठीक है। तो मतलब सेम प्रोसीजर। तो इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकलेगा। अब भाई आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पे भी हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, NIT गिवन है और वेजेस एंड सैलरीज गिवन है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको वैल्यू एडेड मेथड की भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। आपको सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जो है GVA@MP निकाल लेना है। GVA@MP कैसे आएगा, मतलब वैल्यू एडिड कैसे आएगा। तो भाई यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके ये वैल्यू आपके पास आती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको क्वेश्चन में गिवन है 70,000 करोड़ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहाँ पे आपको जो है रॉ मटेरियल की परचेज दे रखी है, देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये 18,000 यहाँ पे लेस हो गया। तो ये आपके पास कितना आता है भाई, 70,000 माइनस 18,000, तो ये आएगा 52,000 करोड़। 52,000 करोड़। मैंने आपको समझाया था कि GVA@MP का जब आप समीशन करोगे तो वही आपके पास GDP@MP आता है ना। तो मतलब यही हमारा GDP@MP आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर की अलग अलग इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो यही टोटल हमारा सिग्मा GVA@MP है, जिसको मैं GDP@MP बोल सकता हूँ। अब मुझे निकालना है NNP/FC, ठीक है। तो ये कैसे आएगा भाई, NNP/FC कैसे आएगा भाई, GDP/MP पता है ना। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा डेप्रीसिएशन, और क्या लेस करूँगा इसमें से, NIT भी लेस करूँगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखो भाई 52,000 माइनस डेप्रीसिएशन कितना है भाई, क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन है ही नहीं, नील कर दो। और माइनस NIT कितना है, तो ये रहा भाई NIT 3,000, तो ये भी लेस कर दिया मैंने। अब भाई 52,000 में से लेस कर दो 3,000, तो कितना बच जाएगा, 49,000 बचेगा, 49,000, ठीक है, रुपीज़ 49,000 करोड़। तो ये आ गया NNP/FC, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं NNP/FC का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, इनकम मेथड वाला, मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऐड करूँगा ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर ऐड करूँगा मिक्स्ड इनकम और ऐड करूँगा NFIA, तब जाके आता है ना मेरे पास NNP/FC। तो यहाँ पे NNP/FC तो पता है भाई 49,000 करोड़ इक्वल्स टू COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट वेजेस एंड सैलरीज तो गिवन है ना, 25,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं पता, प्लस मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में नहीं है, मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखी तो नील हो गया, और NFIA भी नहीं है, वो भी नील हो गया। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना था, ये 25,000 उधर जाके लेस हो जाएगा, 49,000 माइनस 25,000 कितना बचेगा, 24,000 बचेगा। तो यही हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, ठीक है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो बच्चों अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इनकम मेथड से रिलेटेड। इनकम मेथड में मैं आपको 11 क्वेश्चंस घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। जो क्वेश्चंस हैं उनका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग होमवर्क डाउनलोड कर लेना। और कोई डाउट अगर आएगा तो आप कॉल पे मुझे पूछ सकते हो, कॉल कर लेना मुझे, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा सारी बातें। वैसे क्वेश्चंस इजी ही है, मुश्किल नहीं है। पहले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं क्लास में, इन क्वेश्चंस को करना है, उसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 26 तक ये क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको PDF जो है वो ग्रुप में सेंड करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करो, होमवर्क करो। होमवर्क करने से पहले जो क्लास में क्वेश्चंस कराए थे इनको दोबारा करो, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। इनकम मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लास्ट हमारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड बचेगा और उसके बाद नेशनल इनकम का पूरा हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।